हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, ये इसका पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहला जो बात हमें समझनी है वो रेट ऑफ रिएक्शन समझनी है। ठीक है, जिसको अभिक्रिया का वेग कहते हैं हम। ठीक, और केमिकल काइनेटिक्स जो है रासायनिक बलगतिकी बोला जाता है इसको हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है। ये ग्राफ ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, सांद्रता घटेगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा समय के साथ जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, सपोज अभिक्रिया है ए प्लस बी, हमें सी प्लस डी दे रहा है। क्लियर? तो ए और बी का कंसंट्रेशन या सांद्रता जितनी घटेगी उतना सी और डी बनेंगे। क्लियर? तो स्टार्टिंग में जब टी इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे केवल ए और बी होंगे, सी डी का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम यहां पे देखेंगे जो नीली लाइन है टॉप पे, उस समय उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। ठीक? लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा इसका कंसंट्रेशन नीचे आते रहेगा। क्लियर? और T इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, यहाँ वाले में प्रोडक्ट जो है वो 0 होंगे, यहां पर जो दिख रहा है आपको। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते रहेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता भी बढ़ती रहेगी। क्लियर हो गया? ये पॉइंट है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में बदलाव है। ठीक है, या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विद टाइम। इसकी जो यूनिट है वो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो सांद्रता के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। ठीक है, क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि रेट इजिकल टू होगा, सपोज हमारे पास ए है, उसकी सांद्रता में चेंज, तो डी ए अपॉन डी टी। क्लियर? वैसे ही बी की सांद्रता में चेंज, तो डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज को समझना है कि एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है पूरी अभिक्रिया का एक औसत वेग कहलाएगा। उसमें क्या होगा? सपोज हमारे पास ए अभिकारक थे, ए रिएक्टेंट थे, वो टी समय बाद उसकी सांद्रता में कमी आई, उसके कंसंट्रेशन में कमी आई, और ए से वो हो गया ए डैश। क्लियर? तो ए के सेंस में क्या होगा? ए डैश क्योंकि कम है, या A1 या A2 कर देते हैं इसको। A2 जो है वो कम होगा क्योंकि उसकी सांद्रता में कमी आई है। लेकिन हम जो है डेल्टा ए जो हो जाएगा वो होगा A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, इसलिए रिएक्टेंट के सेंस में, इसलिए हमेशा रिएक्टेंट के सेंस में जो एवरेज रेट होगा, ठीक है, वो हमेशा माइनस में आएगा। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस लगेगा। और प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी सांद्रता बढ़ रही है, प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, इसलिए उनमें हमेशा डेल्टा पी, प्रोडक्ट के लिए पी लगा दिया, अपॉन डेल्टा टी। तो सांद्रता क्या होगी? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए धन का चिन्ह हो गया, और रिएक्टेंट घट रहे हैं इसलिए उसमें ऋण का चिन्ह लग गया, आगे से माइनस का साइन लग गया। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। समय के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो हो गया एवरेज रेट। क्लियर? नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट, या ताक्षणिक वेग बोलते हैं हिंदी में। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है किसी पर्टिकुलर समय में। ठीक, ये एक अभिक्रिया है जो नीली इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है इसमें नीली लाइन आ रही है, ठीक है, सांद्रता घट रही है,
लेकिन किसी एक पॉइंट पे ये हमेशा एक्यूरेट रहेगा। एवरेज रेट जो है वो कभी भी वो रिएक्शन कभी तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एवरेज जो है वो पूरे ही रिएक्शन का निकलेगा। लेकिन ये जो है ताक्षणिक वेग जो है या इंस्टेंटेनियस रेट है वो हमेशा एक्यूरेट निकलेगा, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट का होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो पॉइंट है इसका जो वेग है, ठीक है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेग लिया जाएगा उसको हम बोलेंगे ताक्षणिक या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इट अकर्स विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस, इट अकर्स ड्यूरिंग अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, उसमें आप अलग अलग जगह पे रुक भी रहे हैं। या आप गए 100, यहां पर आप रुक गए, ठीक है, फिर आप गए यहां पर आप स्लो चले, फिर आप और स्लो चले और ये आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। यहां पर को जो आप गति का अनुमान लगाएंगे, औसत गति का, एवरेज जो स्पीड है, वो पूरा रुकने का समय भी उसमें लिया जाएगा, सारी चीजें ली जाएंगी। ठीक है, तो आप किस स्पीड से चले थे वो नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे किस स्पीड पे चल रहे थे ये निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ताक्षणिक स्पीड होगी। ठीक है, वैसे ही अभिक्रिया के वेग को भी लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर का मतलब है कि ए और बी आपस में कितने रिएक्ट करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं हमारे पास, वो हमेशा समान तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। कभी कोई दो चीजें तेज रिएक्ट करती हैं, कोई धीमे रिएक्ट करती हैं, इसको नेचर बोला जाता है। ठीक, जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे घुलता है, लेकिन आप पानी में इनो मिलाते हैं तो तेज जल्दी से घुल जाता है, पूरा जाग बना देता है ना। तो ये है नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे रिएक्शन होने में। सेकेंड है कंसंट्रेशन, सांद्रता। आप जितना ज्यादा इनो डालेंगे उतना ज्यादा झाग बनेगा, सांद्रता सीधी सी बात है। तो जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना ज्यादा सांद्रता होगी उतना ज्यादा रेट होगा। जितना ज्यादा मट्टी तेल डालेंगे उतनी ज्यादा आग लगेगी। समझ में आई बात? केरोसिन बोलते हैं मट्टी तेल को, या फिर जितना ज्यादा पेट्रोल लगाएंगे हम किसी भी जगह में उतनी ज्यादा आग। तो जितनी ज्यादा सांद्रता होगी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि रिएक्ट करने के लिए जो रिएक्टेंट हैं उनका आपस में कितना कांटेक्ट हो रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा आपस में कांटेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा टकराएंगे, तो उतनी ज्यादा अभिक्रिया होगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सरफेस एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। अगला है टेम्परेचर। देखिए, कभी कोई चीज हम लैब में काम करते हैं, कोई भी रिएजेंट जब पानी में नहीं घुलता तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ गए? तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। और लास्ट, कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स। ठीक है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। क्लियर? तो ये दो चीजें हैं। कैटलिस्ट के बारे में हम इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के बारे में हम हिंदी में देख लेंगे, और इनहिबिटर्स जो हैं उसको भी देख लेंगे हिंदी में क्या बोला जाता है उसको। ये हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कैटलिस्ट के बारे में। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।